नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं, लेसन नंबर 2 हमारा कौन सा है? विलेन के बारे में हमने लेक्चर नंबर 2.1 में वहां पर चीज़ें कवर करी थी कि विलेन कैसा होता है, किस किस प्रकार के विलेन होते हैं। फिर वहां पे हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था कि विलेन की सांद्रता को कैसे हम व्यक्त करते हैं। तो वहां पर हमने 2 टाइप आपको बताए थे। कौन कौन से टाइप? एक बताया था कि हमने द्रव्यमान के रूप में आप विलेन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं और आयतन के रूप में आप विलेन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। तो 2.1 में हमने जो नोट्स दिया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपने ले लिया होगा, वहां पर नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाता है, वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर हमने कई सारे फॉर्मूले लिखवाए थे। अब उन फॉर्मूले पर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आज हम उसी के आगे बात करेंगे, आज न्यूमेरिकल की भी बात करेंगे। तो पहले हम एक नजर डाल लेते हैं कि फॉर्मूले आखिरकार हम कैसे रखेंगे, क्या फॉर्मूले हमारे कह रहे हैं, कैसे इनको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2.2 और हम देखते हैं विलेन की सांद्रता को व्यक्त करना। दोस्तों, हमने यहां पर लिख लिया है, आपको आसानी से दिख रहा होगा। यहां पर हमने क्या लिखा हुआ? विलेन की सांद्रता को व्यक्त करना। विलेन की सांद्रता को व्यक्त करना, जैसा कि हमने बताया था, विलेन की सांद्रता को हम या तो द्रव्यमान के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या हम आयतन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो फॉर्मूले हमने नोट्स में भी दिए थे और यहां पर भी दे दिए हैं आपको। तो दोस्तों, जैसा कि हमने यहां पर लिखा हुआ है W/W, नोट्स में भी दिया हुआ है। सबसे पहले हम या तो W/W के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ppm, मोललता और मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त कर सकते हैं सांद्रता को, और आयतन के रूप में 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, या तो V/V के फॉर्मेशन में, या तो हम द्रव्यमान बटे आयतन के फॉर्मेशन में व्यक्त करेंगे, या हम मोलरता के फॉर्मेशन में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं W/W। आखिरकार ये है क्या? W का मतलब होता है भार बटे भार है क्या? भार का मतलब है यहां पर हम क्या निकालने वाले हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। अब ये द्रव्यमान प्रतिशत क्यों निकाला जाता है? जैसा आप लोग बाहर से कुछ खाने के लिए लेके आते हैं तो वहां पर क्या दिया होता है? एक चार्ट दिया होता है, उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं कि इसमें ये चीज इतना % है, ये चीज इतना % है। तो वो परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? वो सारा परसेंटेज इसी फॉर्मूले से निकाला जाता है। इसमें क्या दिया हुआ है? विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, यानी जिस अवयव का आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है उसको आप क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे, और विलयन का कुल द्रव्यमान, टोटल विलयन कैसा है उसका कुल द्रव्यमान रखेंगे। इनको डिवाइड करके क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो द्रव्यमान प्रतिशत आपका आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है दोस्तों ppm के बारे में हमने बताया था, पार्ट्स पर मिलियन, यानी कितना पार्ट, 1 मिलियन में कितना पार्ट है। जैसे हम जानते हैं वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस हैं। क्या है? बहुत सारी गैसेस है। अब उन गैसों में हमको किसी एक गैस के बारे में पता करना है, तो वो सारी चीजें हम कैसे पता करते हैं? वायुमंडल में कैसे हम जानते हैं कि प्रदूषक क्या होते हैं, कैसे प्रदूषक की मात्रा को डिफाइन किया जाता है? तो वायुमंडल में जो प्रदूषक की मात्रा होती है वो ppm के माध्यम से ही निकाली जाती है, यानी पार्ट्स पर मिलियन। फॉर्मूला क्या कहता है? आइए दोस्तों देखते हैं। फॉर्मूले में लिखा है अवयव के भागों की संख्या, यानी किसी एक अवयव के बारे में अगर हमको ज्ञात करना है तो उसके कितने भाग हैं हमको ये पता होना चाहिए, अपॉन विलयन में उपस्थित सभी भागों, यानी वायुमंडल में जितने भी गैसेस हैं उनके सभी भागों की संख्या इंटू 10⁶। यहां से हम क्या कर सकते हैं? ppm के बारे में आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, लिखा हुआ है मोललता। ये क्या लिखा हुआ? देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, यहां लिखा है मोललता और यहां लिखा है मोलरता। यानी मोलरता को अगर हल्का सा तुतला के बोलेंगे तो क्या निकलेगा? मोललता। क्या निकलेगा? मोललता। अब मोललता क्या होती है दोस्तों? जैसा कि मोललता होती क्या है, लिखा हुआ है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। यानी विलायक और विलेय क्या होते हैं? विलयन के ही तो पार्ट होते हैं। विलयन कब बनता है? जब विलायक में विलेय को मिलाया जाता है। हमने बताया था किसको किस में मिलाते हैं? विलायक लार्ज अमाउंट में लिया जाता है और विलेय लेस अमाउंट में लिया जाता है, और विलेय को क्या किया जाता है? लार्ज अमाउंट में
या विलायक की मात्रा क्या होती है, विलायक की मात्रा ज्यादा होती है और विलेय की मात्रा क्या होती है, कम होती है। विलेय को विलायक में मिलाया जाता है। तो क्या लिखा हुआ है, तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में कितना विलेय के मोल उपस्थित हैं, हमको ये पता चल जाए तो हमको क्या पता चल जाएगा, मोललता पता चल जाएगी। मोललता होती क्या है, मोललता होती है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किसमें आपने लिया है, किलोग्राम में। एक तो फॉर्मूला आपका ये बन गया। एक फॉर्मूला अगर क्रांतिकारी विचार आ जाए, सर हम किलोग्राम में नहीं लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ना लीजिए। क्या कर सकते हैं, आप उसको ग्राम में लीजिए। आप अगर ग्राम में लेंगे तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो आप कहेंगे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो यहां पर क्या हुआ, मोललता के 2 फॉर्मूले निकल के आए। या तो हम विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में लिख सकते हैं, या हम ग्राम में लिख के क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं, मोललता ये हमने लिख लिया। तो मोललता का मात्रक क्या होता है, तो यहां पर हमने नोट लिखा हुआ है। नोट होता है सर, मोललता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मोलल होता है। क्या होता है, मोलल। ठीक है, मोललता का मात्रक क्या होता है, मोलल होता है। अब हमने यहां पर लिखा विलेय के मोलों की संख्या। अब सर ये कैसे निकाली जाएगी, इसके बारे में हमने फर्स्ट ईयर में कुछ तो सुन के रखा था कि किसी चीज की अगर मोलों की संख्या निकालनी होती थी तो हम क्या करते थे, उसका भार लेते थे और उसके अणुभार से उसको क्या कर देते थे, भाग कर देते थे, और हमको क्या पता चल जाता था, मोलों की संख्या पता चल जाती थी। तो यहीं पर क्या लिखा हुआ है कि किसी पदार्थ के अगर मोलों की संख्या निकालनी है, अब पदार्थ कैसा हो सकता है, या तो वो विलेय हो सकता है या तो वो विलायक हो सकता है। तो क्या होगा, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। अभी यहाँ पे केवल आपको फॉर्मूला समझना है। जैसे ही हम न्यूमेरिकल कराएंगे आपको बिल्कुल तुरंत फोकस करके जैसे ही समझने की कोशिश करेंगे, फटाफट से समझ में आने लगेगा कि कैसे न्यूमेरिकल्स को हम ट्रीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है, पदार्थ कैसा हो सकता है, पदार्थ आपका 2 प्रकार का हो सकता है। या तो वो कैसा होगा, या तो वो विलेय होगा या क्या होगा, विलायक होगा। इन्हीं 2 में से तो कुछ होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम विलयन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर विलेय है, विलेय के मोलों की संख्या आपको निकालनी है, तो यहां क्या रख देंगे, विलेय रख देंगे। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। अगर हमको विलायक के बारे में ज्ञात करना है तो हम क्या रखेंगे, विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला नोट आपको समझ में आ गया होगा। हम मोललता के बारे में बात कर चुके हैं। मोललता होती क्या है, 1 किलोग्राम विलायक लीजिए, उसमें आपने कितने मोल विलेय मिलाए हैं या उसमें कितने मोल विलेय मिले हुए हैं, इसके बारे में अगर पता चल जाए तो हम ये कह देंगे कि हमको मोललता के बारे में पता चल गया है। तो अब हम दोस्तों बढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज, या इसको हम क्या बोलते हैं, मोल अंश भी बोलते हैं। मोल प्रभाज कैसे निकाला जाएगा, यहां लिखा है पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ये सेम रहेगा। ठीक है, अगर हमको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो इस पदार्थ की जगह क्या लिख देना है, विलेय लिख देना है। अगर विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो क्या करेंगे, इस पदार्थ की जगह हम क्या लिख देंगे, विलायक लिख देंगे। क्या लिखेंगे, विलायक, यानी विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। यानी नीचे वाला चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा, ऊपर वाला। क्यों चेंज होगा, क्योंकि पदार्थ आपके 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो विलेय होगा या तो वो विलायक होगा। अगर मान लिया हमने यहाँ विलायक रख दिया तो विलायक के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो सर हमको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है, यहाँ क्या रखेंगे, विलायक के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ इसको समझना है। एक बार आप समझने की कोशिश करेंगे, जैसे ही हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे आपको फटाफट से चीजें समझ में आने लगेंगी। क्योंकि आपने ये सब फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है तो यहाँ पर आपको समझने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं द्रव्यमान के रूप में सांद्रता को कैसे व्यक्त किया जाएगा ये आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं, द्रव्यमान के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या तो हम आयतन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब आयतन के रूप में हम कैसे व्यक्त करेंगे इसके बारे में बात करते हैं।
सो सबसे पहले आयतन के बारे में हमने क्या बताया था, उसको V/V के फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। V/V को क्या लिखते हैं, आयतन प्रतिशत। V क्या होता है, आयतन ही तो होता है। V को क्या लिखते हैं, आयतन प्रतिशत। किसी भी चीज का अगर आपको आयतन प्रतिशत निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला जैसे द्रव्यमान का निकाला था वैसे ही रहेगा, चेंज कुछ होने वाला ज्यादा नहीं है। लेकिन यहां क्या हो गया था, द्रव्यमान हो गया था, बाकी चीजें वही रही थी। यहां क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, बाकी चीजें वही रहेंगी। तो यहां क्या लिखा, अवयव का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन इनटू 100। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आयतन प्रतिशत भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं द्रव्यमान बटे आयतन। अब ये क्या होता है, इसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं। सो यह एक मात्रक है। सबसे पहला ध्यान रखेंगे, द्रव्यमान बटे आयतन है क्या, द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, मात्रक होता है। ये एक मात्रक है, प्रायः किसका मात्रक है, यह औषधियों और फार्मेसी में उपयोग किया जाता है। फार्मेसी वर्ड भी आपने सुना होगा और औषधि वर्ड भी आपने सुना होगा। औषधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, औषधि को इंग्लिश में ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। ये वो वाला ड्रग नहीं है, ड्रग का मतलब होता है दवा, ठीक है। सो यह एक मात्रक है। ये कहाँ यूज किया जाता है, औषधियों के रूप में या औषधियों में और फार्मेसी में यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये बहुविकल्पी के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। बहुविकल्पी में आपसे मात्रक पूछ सकता है, बहुविकल्पी में आपसे ये पूछ सकता है कि द्रव्यमान बटे आयतन है क्या, ये किस में यूज किया जाता है। तो कोई भी चीज यहाँ पर नॉन इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ाई जाती है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सारी चीजें पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम सारी चीजें आपको वो पढ़ाएंगे जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर उनमें आप किसी भी चीज को स्किप करेंगे या किसी भी चीज को आप छोड़ेंगे तो नुकसान आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, अपना नुकसान कोई भी नहीं चाहता है। तो हमको क्या करना है, हमको जो सर पढ़ा रहे हैं उसके साथ अपनी पढ़ाई को लगातार आगे बढ़ाते रहना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों द्रव्यमान बटे आयतन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं मोलरता। जैसा हमने बताया था, मोलरता और मोललता में कंफ्यूज नहीं होना है। मोलरता क्या है, मोलरता अलग है और मोललता अलग है। तो मोलरता होती क्या है, मोललता में क्या बोला था, 1 किलोग्राम क्या चाहिए, विलायक चाहिए। यहां पर डेफिनेशन चेंज हो गई, यहां क्या चाहिए, 1 लीटर क्या चाहिए, विलयन चाहिए। विलयन कितना चाहिए, 1 लीटर। यानी वहां पर हम विलायक में विलय को मिला रहे थे और यहां हम सब मिला चुके हैं। मिलाने के बाद जो विलयन बना है वो कितना होना चाहिए, 1 लीटर विलयन होना चाहिए। फिर हम देखेंगे जो 1 लीटर हमने विलयन बनाया है उसमें कितना विलय उपस्थित है या विलय के कितने मोल उपस्थित हैं। तो मोलरता क्या है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। दोस्तों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है, मोल प्रभाज कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीजें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। सो मोलरता का फॉर्मूला क्या बनेगा, मोलरता का फॉर्मूला बनेगा विलय के मोलों की संख्या। ये चीज ऊपर वाला वही रहेगा। ये देखिए विलय के मोलों की संख्या इसमें भी था और विलय के मोलों की संख्या यहां पर भी लिखा हुआ है। लेकिन यहां क्या था, विलायक का भार आपने किस में लिया था, किलोग्राम में लिया था। और यहां पर आप विलयन का भार किस में ले रहे हैं, लीटर में ही तो ले रहे हैं। यानी हम क्या लिख सकते हैं, विलयन का आयतन किस में, लीटर में चाहिए। सो मोलरता का भी हमने फॉर्मूला बना लिया है। तो मोलों की संख्या कैसे निकाला जाएगा, सर फॉर्मूला हमको पता है। पदार्थ के मोलों की संख्या क्या होती है, अगर विलय है तो यहाँ विलय हो जाएगा, विलायक है तो यहाँ पर विलायक हो जाएगा। यहां पर हमको क्या निकालना है, विलय के मोलों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। अब यहां से दोस्तों मोलरता के बारे में भी आपने समझ लिया है। अब मोलरता का मात्रक होता क्या है इसके बारे में देखेंगे। लिखा हुआ है मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों विलयन के सांद्रता को कैसे व्यक्त किया जाएगा ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। सो अब इस पर हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, लेकिन उससे भी पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं, सर इतने सारे न्यूमेरिकल हैं, इतने सारे हमारे क्या हैं, फॉर्मूले हैं। अब इन फॉर्मूले में ऐसे कौन से फॉर्मूले हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जिन पर न्यूमेरिकल बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट हम यहां पर लिख देंगे, आपका फॉर्मूला ये वाला बेहद इंपॉर्टेंट। यानी आपसे मोललता निकालने के लिए पूछता है। मोललता कैसे निकाली जाएगी, या तो विलायक का भार वो किलोग्राम में दे देगा,
तो आप रख देंगे, अगर ग्राम में देता है तो ग्राम में रखेंगे, क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मोल प्रभाज, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है, मोलरता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका हो जाता है। तो यानी हम इन 3 फॉर्मूले पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इनके बारे में हम बात करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों जैसा कि हमने अपना पहला न्यूमेरिकल लिख लिया है, सो वो न्यूमेरिकल क्या है, इसको कैसे लगाया जाएगा, कैसे इसमें हम फॉर्मूला रखेंगे, इस न्यूमेरिकल को हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। फिर धीरे धीरे हम चीज़ों को क्या करेंगे, डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। हमको किसकी गणना करनी है, मोलरता की गणना करनी है। ठीक है, कह रहा है जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। अब दोस्तों यहां से आपको समझ में आ रहा होगा विलेय कौन है, तो आपको समझ में आ गया होगा विलेय कौन है, NaOH। NaOH है कितना, 5 ग्राम है। 5 ग्राम ज्यादा होता है कम होता है, तो आप क्या कहेंगे सर कम ही तो होता है। जो कम होता है वो क्या होता है, विलेय होता है। तो हमको क्या निकालना है, हमको मोलरता निकालनी है। तो सबसे पहले हम मोलरता का फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर देखते हैं हमको क्या दिया गया है और क्या हमको और चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, मोलरता बराबर, अभी हमने आपसे बात किया था, मोलरता क्या होती है, 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या, या 1 लीटर विलयन में विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलरता को निकाल सकते हैं। यानी मोलरता क्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या। सबसे पहले चाहिए विलेय के मोलों की संख्या। अब विलेय के मोलों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, क्या क्वेश्चन में विलेय के मोलों की संख्या दी है, तो आप कहेंगे सर विलेय के मोलों की संख्या तो हमको नहीं दी है, लेकिन हमको विलेय पता है। विलेय कौन है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा भी इसको बोलते हैं। सो विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकाली जाएगी, इसके बारे में हम देखते हैं। इसका भी फॉर्मूला पता है, इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लें, विलेय के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, सो विलेय के मोलों की संख्या क्या लिखेंगे, चूंकि होता है फॉर्मूला क्या, विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था, पदार्थ के मोलों की संख्या क्या होती थी, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। लेकिन यहाँ पदार्थ है कौन सा, हमको चाहिए कौन सा, विलेय चाहिए, तो इसीलिए पदार्थ हटाया, यहाँ क्या लगा दिया, विलेय लगा दिया। तो हमको चाहिए विलेय का भार और विलेय का अणुभार। दोस्तों क्या विलेय का भार दिया है, तो आप कहेंगे यस सर, विलेय कौन है, NaOH, उसका भार कितना दिया है, 5 ग्राम दिया हुआ है। तो विलेय का भार तो हमको पता है, लेकिन अभी भी विलेय का अणुभार नहीं पता है। तो विलेय के भार की जगह हम क्या रखेंगे, 5 रख दिया। ठीक है, बटे लगा था, अपॉन लगा दिया। अब विलेय का अणुभार कैसे निकाला जाएगा, अणुभार कब निकाला जाता है और कैसे निकाला जाता है, दोस्तों आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आसानी से। वहां पर क्या पढ़ाया गया होगा आपको कि जब भी किसी चीज का अणुभार निकालना होता है, अणुभार होता क्या है एक्चुअल में, परमाणु भारों का योग क्या होता है, अणुभार होता है। परमाणु भारों के योग को क्या कहते हैं, अणुभार कहते हैं। अब Na का परमाणु भार आपको पता होना चाहिए, और किसका पता होना चाहिए, O का परमाणु भार पता होना चाहिए, और H का परमाणु भार पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन में आपको वहां पर दिया जाएगा, यहां पर हम आपको बता देंगे। तो Na का परमाणु भार, अब ये जो बना हुआ है NaOH, इसमें Na कितने लिए गए, Na के कितने परमाणु हैं, आप क्या कहेंगे, Na कितने हैं, एक बार ही तो Na लिया गया है, Na मतलब सोडियम। ठीक है दोस्तों, और ऑक्सीजन कितनी बार लिया गया है, ऑक्सीजन भी एक बार लिया गया है, ऑक्सीजन लिख लिया, प्लस कर दिया। प्लस हाइड्रोजन कितनी बार लिया गया है, तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन को भी हमने कितनी बार लिया है, एक बार लिया है। यहां पर हम एक लिख लेंगे, चूंकि क्या लिख लेंगे, Na का परमाणु भार, Na का परमाणु भार होता है 23। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता चल गया है, अणुभार के बारे में हम जान चुके हैं। अब अणुभार निकालने के बाद हमने क्या निकाला, मोलरता निकाल लिया। मोलरता का हमको आंसर क्या मिल गया, 0.277 मोल प्रति
लीटर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं अपना अगला न्यूमेरिकल। तो क्या लिखा हुआ है न्यूमेरिकल में 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड या एथेनोइक अम्ल। अब एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, CH3COOH। COOH जो होता है वो ओइक ग्रुप होता है या कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसमें ओइक अनुलग्न लगाते हैं। ये सारी चीजें हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखी हैं। अब इसको एथेनोइक ही क्यों बोला गया? तो जाहिर सी बात है सर, कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? एथेनोइक एसिड बोला जाएगा। अगर हम आपसे कहें कि मेथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा तो आप यही तो बताएंगे, HCOOH। ये क्या है? ओइक एसिड है। अब मेथेन की बात किया तो एक ही कार्बन होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। इसका दूसरा नाम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। हो सकता है न्यूमेरिकल आपको यही मिल जाए, एथेनोइक की जगह क्या लिख के दे देगा? वो एसिटिक एसिड दे देगा, लेकिन वो वहां पर कभी भी फॉर्मूला लिख के नहीं देगा। ये फॉर्मूला हमने आपके समझने के लिए क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अभी हमने क्या ज्ञात किया था? मोलरता। मोललता नहीं ज्ञात किया था, मोलरता ज्ञात किया था। और यहां पर क्या ज्ञात करना है? मोललता ज्ञात करनी है। तो हमको ज्ञात क्या करना है? मोललता। अब हम आपसे पूछे 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड है और 75 ग्राम बेंजीन है, तो इसमें विलेय कौन है और विलायक कौन है? तो आप आसानी से पता ले जाएंगे सर 75 ग्राम तो ज्यादा होता है, यानी बेंजीन जो होगा वो क्या होगा? विलायक होगा। और 2.5 ग्राम ये क्या होता है? 75 ग्राम से कम होता है। इसका मतलब एथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा, नो डाउट। यानी आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? विलेय का भार दिया हुआ है। और यहां पर क्या दिया हुआ है? ये दिया है आपको विलायक का भार। लेकिन विलायक का भार दिया किसमें है? ग्राम में दिया हुआ है। सो हमने एक ग्राम में भी आपको फॉर्मूला बनवाया हुआ है कि मोललता का फॉर्मूला अगर विलायक का भार ग्राम में दे दिया जाएगा तो आप कैसे उसको रखेंगे। तो आइए लिखते हैं अपना फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। चूंकि किलोग्राम में भी एक बनवाया हुआ है और ग्राम में भी बनवाया हुआ है, विलायक का भार यहाँ पर आपको ग्राम में दिया हुआ है, तो हम ग्राम वाला फॉर्मूला रखेंगे। सो यहाँ क्या लिख दिया? ग्राम में लिख दिया। जब ग्राम में लिखते थे तो यहाँ क्या करते थे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देते थे। और अगर किलोग्राम में लिखना होता था तो यहाँ से 1000 को हटा देते थे। तो दोस्तों इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। क्वेश्चन लगाने का तरीका वही रहेगा। क्या आपको कहीं पर भी क्वेश्चन में विलेय के मोलों की संख्या दी है? तो आप कहेंगे नहीं दी है। अगर नहीं दी है तो मोलों की संख्या को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्या लिखेंगे? विलेय के मोलों की संख्या, चूंकि विलेय के मोलों की संख्या। तो दोस्तों क्या लिखा? विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। अब दोस्तों क्वेश्चन में आपको पता है विलेय कितना दिया गया है? 2.5 ग्राम। तो विलेय का भार कितना है? 2.5 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है। सो ये ध्यान रखेंगे, जो विलेय का जो भार होता है वो हमेशा किस में रखा जाएगा? ग्राम में रखा जाएगा। तो विलेय का भार दिया है 2.5 ग्राम, विलेय का अणुभार। अब ये कैसे निकाला जाएगा? विलेय है कौन? विलेय बेंजीन है कि एथेनोइक एसिड है? आप कहेंगे सर विलेय ये है ना कि ये। अगर एथेनोइक एसिड विलेय है तो इसके परमाणु भारों का जो योग होगा वही तो इसका अणुभार होगा। तो कितने परमाणु लिए गए हैं? तो हम देखते हैं कार्बन इसमें कितने लिए गए हैं। आप क्या कहेंगे? कार्बन इसमें सर लिए गए हैं 2 कार्बन लिए गए हैं। कितने कार्बन? 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने लिए गए हैं? आप कहेंगे सर 4 हाइड्रोजन लिए गए हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? 4 गुणे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? तो आप कहेंगे सर 2 ऑक्सीजन लिए गए हैं। बिल्कुल। अब जब 2 ऑक्सीजन ले लिए गए तो इसको क्या करेंगे? 2.5 यहाँ लिखेंगे अपॉन 2 इंटू। अब कार्बन का परमाणु भार आपको क्वेश्चन में दिया है। कार्बन पर परमाणु भार कितना दिया है? 12। यानी कार्बन की जगह हमने 12 रखा, प्लस बनाया और यहाँ पर लिखा 4 गुणे, हाइड्रोजन की जगह 1 दिया हुआ है, प्लस 2 गुणे और ऑक्सीजन की जगह कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। अब दोस्तों क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। कितना आया? 2.5 अपॉन, इसको जब ऐड करेंगे तो 12 दूना 24 प्लस 4 एकम 4 प्लस 16 दूना 32।
अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 2 6 और 4 10 का 0 हासिल लगा, 1 3 और 1 4 और 2 6, यानी 2.5/60 ये आया हुआ है आपका। क्या आ गया, विलेय के मोलों की संख्या। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में रख देंगे और फटाफट से हमारी मोललता निकल आएगी। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। चलिए दोस्तों देखते हैं समीकरण 1 में क्या रखेंगे। मोललता बराबर क्या आएगा, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, ये 2.5/60 बटे विलायक का भार ग्राम में। अब विलायक कौन है, विलायक है बेंजीन। बेंजीन का भार कितना दिया गया है, 75 दिया गया है, इनटू यहाँ क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई था। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2.5/60 इंटू 75 इंटू 1000, ऐसे ही तो लिख सकते हैं। अब ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, एक पॉइंट हटा एक जीरो। अब ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, इसके दो जीरो को कैंसिल कर देगा। और क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 25 से कम 25 और 25 दूना 50 और 25 तिया 75, यानी 3 से कट जाएगा। अब ये कितना आया, 10/18। कितना आया, 10/6 की 6 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 10/18। इसका आंसर कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे, कितना आया, 0.554 मोलल। इसका मात्रक क्या होता है, मोलल, यानी आपको मोललता निकाल लिया गया है। यहाँ पर हमने मोललता को निकाल लिया। मोललता कितनी आई है, 0.554 मोलल आई है। सो दोस्तों इसको जब 10 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 0.55 मोलल। तो आपका आंसर कितना आया, मोललता 0.55 मोलल। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ और देखते हैं अगला न्यूमेरिकल कैसे किया जाएगा। अभी तक हमने मोलरता निकालना सीख लिया है, मोललता निकालना सीख लिया है। अब हम क्या निकालेंगे, मोल प्रभाज निकालने की कोशिश करते हैं कि मोल प्रभाज सर कैसे निकाला जाएगा। तो सुन लेते हैं एक न्यूमेरिकल मोल प्रभाज के टर्म में, देखते हैं मोल प्रभाज का न्यूमेरिकल कैसे किया जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं अगला न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है, एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2। ये फॉर्मूला हमने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, कभी भी आपको फॉर्मूला नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखेंगे, इसीलिए फॉर्मूले को लगभग कोशिश करिए आप याद रखने की। अब एथिलीन ग्लाइकॉल को हमने लिखा C2H6O2, इसका मतलब C कितने हैं, 2 है, H कितने हैं, 6 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 टाइम्स ऑक्सीजन है। एथिलीन ग्लाइकॉल को इस तरीके से दिखाया जाता है। कार्बन कितने हैं यहाँ पर दिख रहे हैं, 1 और 2 कार्बन आपको दिख रहे हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। ये क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल को ऐसे दिखाया जाता है। सो हम बढ़ते हैं, क्या हमको ज्ञात करना है, कह रहा है एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, मोल प्रभाज निकालना है। यदि विलयन में 20% एथिलीन ग्लाइकॉल उपस्थित है, हमने बोला था आपसे जब भी आपको कहीं पर परसेंटेज लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब टोटल परसेंटेज कितना होगा, 100%। ठीक है, अब कह रहे हैं 100% में 20% क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल है। 20% क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल, लिख लिया हमने यहां पर एथिलीन ग्लाइकॉल। अब दोस्तों 100% था टोटल, 100% में एथिलीन ग्लाइकॉल कितना है, 20%। तो जब 100 से 20 जाएगा तो बचेगा कितना, 80% बचेगा कि नहीं बचेगा, आप यही तो कहेंगे। अब 20 और 80 को जोड़ेंगे तभी तो 100 आएगा, यानी जो ये 80% रहा होगा, ये क्या रहा होगा, विलयन में ये रहा होगा जल। अब हम आपसे पूछें इसमें विलेय कौन है और विलायक कौन है, तो आप आसानी से बता ले जाएंगे। 80% ज्यादा होता है, इसीलिए जल क्या होगा, विलायक होगा। क्या होगा, विलायक होगा। और एथिलीन ग्लाइकॉल 20% है, कम है, इसीलिए एथिलीन ग्लाइकॉल क्या होगा, विलेय होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको विलायक और विलेय पहचानने में अब दिक्कत नहीं होगी। क्या करना है, जो कम होता है वो विलेय होता है और जो ज्यादा होता है वो विलायक होता है। हमने ये देखा कि 20% क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल है। देखिए क्वेश्चन में हर चीज
नहीं दी जाती है, कुछ चीजें अपना दिमाग लगाकर वहां पर काम करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, ईश्वर ने हमको इतना अच्छा सा दिमाग दिया हुआ है और उसको चलाने की शक्ति भी हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, दिमाग को चलाएंगे। और फटाफट से हमने क्या सोचा, जब 20% एथिलीन ग्लाइकॉल है तो 100% टोटल रहा होगा, 100% से 20% अगर निकाल दिया जाएगा तो बचेगा कितना, 80% बचेगा। जो 80% होगा वो क्या होगा, जल होगा। इसका मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो विलेय है और जो जल है वो विलायक है। तो दोस्तों हमको निकालना क्या है, मोल प्रभाज। तो हम पहले क्या लिखेंगे, मोल प्रभाज का फॉर्मूला। और कौन सा मोल प्रभाज निकालना है, किसका, एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल प्रभाज। यानी आपको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है कि विलायक का। तो आप यही तो कहेंगे, निकालने के लिए किसका बता रहे हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। इसका मतलब आपको किसका मोल प्रभाज निकालना है, विलेय का मोल प्रभाज निकालना है। तो मोल प्रभाज के फॉर्मूले में ऊपर क्या रखा जाएगा, विलेय रखा जाएगा। जब विलायक का निकालना होता है तो ऊपर क्या रखते थे, विलायक रखते थे, और जब विलेय का निकालना होगा तो क्या रखेंगे, विलेय रख देंगे, और बाकी नीचे वाली डिजिट दोनों में सेम रहती थी। तो आइए दोस्तों लिखते हैं अपना फॉर्मूला। तो हमको मोल प्रभाज किसका निकालना है, एथिलीन ग्लाइकॉल का, एथिलीन ग्लाइकॉल। और एथिलीन ग्लाइकॉल है क्या, अपने समझने के लिए उसको ब्रैकेट में क्या लिख लेते हैं, विलेय। इसका क्या निकालना है, का मोल प्रभाज। अब दोस्तों देखिए, मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होता था, पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। यहाँ क्या लिख लिया, पदार्थ के मोलों की संख्या। अब पदार्थ कौन सा लिया जाएगा, हम किसका निकाल रहे हैं, विलेय का ही तो निकाल रहे हैं। तो ऊपर क्या लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। और नीचे क्या रहेगा, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो हमने फॉर्मूला अपना बना लिया है। अब दोस्तों क्या किसी को मोलों की संख्या यहाँ पर पता है, तो आप कहेंगे सर हमें तो नहीं पता मोलों की संख्या। इसका मतलब हमको मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। और मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता था, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। अब सारा फॉर्मूला इसी के अंदर बना लेंगे ताकि हमको कई सारी इक्वेशन नहीं माननी पड़ेंगे। तो वो फॉर्मूला कैसे बनाया जाएगा, अब चूंकि हम चीजें सीख चुके हैं, जब चीजें सीख जाते हैं तो हम शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं कैसे शॉर्ट किया जाएगा। तो ये भी हम देखते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं विलेय का भार, विलेय का अणुभार, यही तो होगा मोलों की संख्या। ठीक है, फिर अपॉन किया, फिर हमको यहाँ किसके मोलों की संख्या चाहिए, विलेय के मोलों की संख्या। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यही तो बनेगा, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ये बन गया एक फॉर्मूला इसके लिए। प्लस हमने लगाया, प्लस लिखा हुआ था, प्लस लगाया। अब किसके लिए चाहिए, विलायक के मोलों की संख्या। तो इसको भी बना लेते हैं, क्या बनेगा, विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। अब दोस्तों हमने फॉर्मूले को शॉर्ट में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमको सारी वैल्यूज रखनी है और फटाफट से आंसर को निकाल लेना है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और रखने की कोशिश करते हैं। विलेय का भार, विलेय कितना परसेंट है, कह रहा है 20%, यानी टोटल था 100%, 100 में 20% क्या हो गया, विलेय हो गया। यानी हम ये भी मान सकते हैं टोटल था 100 ग्राम, 100 ग्राम में विलेय कितना है, 20 ग्राम, यानी विलेय का भार कितना हो गया, 20 हो गया बटे। अब विलेय का अणुभार, विलेय है कौन, ये विलेय है। तो आप क्या कहेंगे सर, एथिलीन ग्लाइकॉल क्या है, विलेय है। अब इसका अणुभार निकालने के लिए हम ये देखते हैं कार्बन कितने हैं। तो आप यही तो कहेंगे सर 2 कार्बन है, 2 कार्बन लिख दिए, नो डाउट। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन लिख दिए, प्लस बनाया। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन लिख दिया। कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों, क्यों, क्योंकि हमने विलेय का भार ऊपर लिखा, विलेय का भार कितना दिया था, 20% दिया था, वो लिख लिया। अब क्या किया, विलेय का अणुभार कैसे निकाला जाएगा, हमें पता है परमाणु भारों का योग क्या होता है, अणुभार होता है, हमने ऐसे रख दिया। फिर यही कंडीशन यहाँ पर भी बनेगी, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। अब विलेय कौन है, विलेय तो एथिलीन ग्लाइकॉल है, यानी यहाँ पर भी क्या आएगा, 20 बटे क्या आएगा, 2 गुणे कार्बन, कार्बन कितने हैं, 2 हैं, 6 क्या है, हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 2। ये हो गया किसके लिए, विलेय के लिए। प्लस हम बनाते हैं, अब हम किसके लिए बात करेंगे, विलायक के लिए। विलायक है क्या, आप कहेंगे विलायक क्या है, जल विलायक है। सो विलायक कितना रहा होगा, जब 20% विलेय है तो विलायक कितना होगा, 80%, यानी विलायक का भार कितना हो गया, 80 हो गया। अब विलायक का अणुभार,
अब दोस्तों बात आती है विलायक का अणुभार कैसे निकालेंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें पता है जल का फॉर्मूला क्या होता है। सबका आंसर क्या होगा, जल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसर यही तो होगा सर, जल का फॉर्मूला होता है, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। सबने पढ़ के रखा है। यानी हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितनी, 1 ऑक्सीजन। यानी हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना, 1 ऑक्सीजन। इसको रख देंगे। अब हमको सब कुछ पता है। अब हमको क्या करना है, कार्बन का परमाणु भार भी हमको पता है, हाइड्रोजन का भी पता है, ऑक्सीजन का भी पता है। चलिए रखते हैं और निकालते हैं आंसर। क्या आएगा, ऊपर लिखेंगे 20 गुणे 2 गुणे कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12। ये कब आपको याद होगा, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट ईयर में भी कई सारे क्वेश्चन लगाए होंगे, तो वहां से आपको चीजें याद होती चली जाएंगी। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का सर होता है 1 होता है, 1 रख दिया। यहाँ कितना था, 12 था, 12 रख दिया, प्लस 2 गुणे ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, नो डाउट, अपॉन किया। यहाँ भी वही आएगा, 20/2 गुणे 12 प्लस 6 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 16। ये किसके लिए हो गया, विलेय के लिए हो गया। अब विलायक की बात करेंगे तो क्या आएगा, 80/2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 16। अब दोस्तों हमने सारी चीजें रख ली हैं, हमको सिर्फ सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 20 यहाँ पे कितना आया, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 20 बटे कितना आया, 12 दूना 24 और 6 कम 6 प्लस 16 दूना 32। इसको जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 4, 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 2 6, कितना आया, 62 आया। यानी इसका परमाणु भार कितना आया, 62 आया, बटे लगाया। यहाँ पर भी कितना आएगा, 62 ही आएगा, क्योंकि एथिलीन ग्लाइकॉल यही तो है। ये भी कितना आएगा, 62 आएगा, प्लस 80 बटे ये कितना आएगा, 2 1 कम 2 प्लस 16 1 कम 16 और 16 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। तो इसको हटाते हैं और यहाँ पर अब हम इसको लिख लेते हैं, पढ़ते हैं आगे। अब इसको कैसे करेंगे, 20/62, यानी 20 को 62 से डिवाइड करेंगे, 80 को 18 से करेंगे, इसका आंसर लिखते हैं। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.322, को डिवाइड करेंगे आएगा 0.322, इसको भी करेंगे तो क्या आएगा 0.322 प्लस 80 को 18 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4.444 आएगा, 4.444। जब इसको सॉल्व करेंगे पूरा, जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो मोल प्रभाज का आंसर आएगा वो क्या होगा, मोल प्रभाज बराबर कितना आ जाएगा, 0.0675। ये मोल प्रभाज किसका आया है, एथिलीन ग्लाइकॉल का। यानी किसका मोल प्रभाज हमने निकाल लिया है, एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल प्रभाज आ चुका है। क्या करना है, इनको जोड़ेंगे आप, जोड़ के क्या करेंगे 0.322 से इसको जोड़ के भाग कर देंगे। जैसे ही भाग करेंगे तुरंत आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.0675। ये मोल प्रभाज आ चुका है। ये किसका आया, एथिलीन ग्लाइकॉल का आया है। अगर हम आपसे कहें सर जल का मोल प्रभाज या विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा, तो विलेय की जगह क्या रख दिया जाएगा, विलायक रख दिया जाएगा। प्रोसेस यही रहेगा और आप क्या कर लेंगे, विलायक का मोल प्रभाज भी आप आसानी से निकाल लेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब इसके कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ हम आपको मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।